दिवाकर सर, क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा चैलेंजेस कौन से हैं जो स्टूडेंट्स फेस करता है? सर सबसे पहला चैलेंज अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो ऑप्शनल सेलेक्ट करना अपने आप में चैलेंज है। अब एक बच्चा जब उस ऑप्शनल सिलेक्शन के चैलेंजेस से कैसे भी करके बाहर आता ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्ट्रैटेजीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब वो एक ऑप्शनल पढ़ना स्टार्ट करता है तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ऑलमोस्ट हमारे सबके ऑप्शनल में दिखाई देता है, इंटीग्रेशन। अब एज अ फैकल्टी, एज अ मेंटर्स हम बोल देते हैं कि इंटीग्रेशन करना इंपॉर्टेंट है, पर एक बच्चा फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहा है, धीरे धीरे 6 महीने के बाद में वो शायद लास्ट चैप्टर तक पहुंचता है। विकास सर, जैसे आप इतने सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं तो ऑप्शनल में और क्या चैलेंजेस आप देखते हैं जिस पर हमें यहाँ पर फोकस करना चाहिए? सर की बात पे थोड़ी सी चीज़ हो, एक चीज़ होती है ऑब्जेक्टिविटी, एक होती है सब्जेक्टिविटी। ऑप्शनल के साथ यूपीएससी ने क्यों ऑप्शनल रखा, क्यों हमने रखा? सर जनरल चीज़ें हम जीएस में देख लेते हैं, आप क्या स्पेशल कर सकते हो। आप कहीं के जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, किसी समस्या पे आप जनरलाइज वे में आप क्या देखते हैं और क्या स्पेशल चीज़ें पुट ऑन करते हैं, तो ऑप्शनल हमें उन स्पेशल चीज़ों तक पहुंचने का एक जरिया बनता है। अभी सैनल सर के साथ बात करते हैं, तो सर आप हाईलाइट करेंगे कुछ इश्यूज जो स्टूडेंट फेस करते हैं? सर मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा इशू जो यूपीएससी में है, यूपीएससी में ऑप्शनल कैंडिडेट के लिए, इट इज सोर्सेस। जैसे अब हमारे तो बाय एंड लार्ज फिलोसॉफिकल ऑप्शनल है सारे के सारे, तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही। मतलब अगर हम लोग एक ऑप्शनल पकड़ते तो 4 सेक्शन है और हर एक सेक्शन के लिए बेयर मिनिमम 1000 पेज का एक रेफरेंस है। अब बच्चा क्या करता है, सबसे पहले बुक उठाता है एंड रटने जाता है। जो सर ने बताया कि इंटरकनेक्टेडनेस नहीं हो पा रहा है, फिर सर का ये कहना था कि वो रीडिंग इन बिटवीन द लाइन नहीं हो पा रही है, बिकॉज बच्चे का वो एटीट्यूड है कि मैं भाई बुक पढ़ उठाऊंगा एंड देयर आफ्टर पहले दिन से रट लूंगा। ओवर टू भुवन सर। सर आप क्या चैलेंजेस देखते हैं? Sir, I've been listening very intently and very fair points have been raised. And one challenge जो मैं बोलना चाहूँगा, आपने बहुत शुरुआत में जो बात कहा कि 28% हमारा ऑप्शनल का पूरा वेटेज है, और हम लोग सारे अग्री करेंगे कि जब हम लोग प्रीवियस ईयर टॉपर्स के मार्क्स उठा के देखते हैं तो आप देखेंगे कि 1000 मार्क्स का जीएस में एवरेज स्कोर्स आर रेंजिंग बिटवीन 450 to 500, विच मीन्स आप जितना भी कठिन परिश्रम कर लो 50% मार्क्स आपको हाईएस्ट मिलना है जीएस में। पर वहीं आप जब कंपेयर करते हैं 500 मार्क्स का ऑप्शनल है जिसमें स्टूडेंट्स 300 का आंकड़ा क्रॉस कर रहे हैं, विच मीन्स इट्स क्लोज टू 60%। एंड आई वाज स्पीकिंग विद दिवाकर सर अर्लियर टू दिस, वेयर वी डिस्कस दिस वेरी पॉइंट कि यूपीएससी में सक्सेस इज अबाउट दी स्मॉल परसेंटेजेस। हाउ डू यू ट्रांसलेट दी स्मॉल परसेंटेजेस इनटू अ लार्ज एडवांटेज फॉर यू? लाइफ के डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, कुछ गेम्स आते हैं, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है दैट वी हैव टू परफॉर्म। 2 चीज़ें मायने रखती हैं, पहला दैट वी शुड नो द ग्राउंड रूल्स, दूसरा स्किल टू स्कोर। अगर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम भी ऐसा ही एक गेम है तो हमें समझना होगा कि इसमें स्कोर के लिए हमारी फाइट है। मेंस और इंटरव्यू, इन दोनों के मार्क्स जुड़कर फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। मेंस 1750 मार्क्स में से 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल, मतलब 28%। अगर कोई 51-52% ला रहा है तो वो ऑल इंडिया रैंक रखता है, मतलब टॉपर है। तो सोचिए 28% का वेटेज रखने वाला ऑप्शनल मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन हुआ कि नहीं। तो ऑप्शनल चुनना, फिर ऑप्शनल की इस पूरी तैयारी के दौरान जो आने वाले चैलेंजेस हैं उन पर आज का डिस्कशन है। आज हमारे साथ ऑप्शनल के टॉप फैकल्टीज, इंडिया के टॉप फैकल्टीज दिवाकर सर, विकास सर, सैनल सर, भुवन सर मौजूद हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। दिवाकर सर, क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा चैलेंजेस कौन से हैं जो स्टूडेंट्स फेस करता है? सर सबसे पहला चैलेंज अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो ऑप्शनल सेलेक्ट करना अपने आप में चैलेंज है। अब एक बच्चा जब उस ऑप्शनल सिलेक्शन के चैलेंजेस से कैसे भी करके बाहर आता ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्ट्रैटेजीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब वो एक ऑप्शनल पढ़ना स्टार्ट करता है तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ऑलमोस्ट हमारे सबके ऑप्शनल में दिखाई देता है, इंटीग्रेशन। अब एज अ फैकल्टी, एज अ मेंटर्स हम बोल देते हैं कि इंटीग्रेशन करना इंपॉर्टेंट है, पर एक बच्चा फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहा है, धीरे धीरे 6 महीने के बाद में वो शायद लास्ट चैप्टर तक पहुंचता है। कैसे करेगा वो इंटीग्रेशन? उसे बताना पड़ेगा इंटीग्रेशन के लिए। द बिगेस्ट चैलेंज एज फार एज द ऑप्शनल, getting the depth in the optional, getting the mastery of your optional is how to beautifully connect the entire optional chapters with each other. In fact मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि अगर आपने सिलेबस के टॉपिक भी याद रखे तो आपका हर आंसर आपके ऑप्शनल में निकलता है। और ऐसा नहीं है कि लेस देन एवरेज आंसर है वो, इनफैक्ट दैट्स मोर देन एवरेज आंसर, प्रोवाइडेड यू जस्ट नो द राइट कनेक्टिंग डॉट्स, बिकॉज इफ यू डू दैट
देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, रिजल्ट ज़्यादा आएगा. सो अकॉर्डिंग टू मी द प्रॉब्लम ऑफ हैविंग एन एक्सपर्टीज एंड दैट एक्सपर्टीज based on the basis of connections of the syllabus is the biggest challenge I feel that the student often face in their respective optional subjects. आप किसी भी ऑप्शनल के टॉपर को देखेंगे वो यही बताएंगे आपको कि इंटरकनेक्शन इज इम्पोर्टेंट. और जब पहली बार बच्चा ऑप्शनल पढ़ता है तो सबसे बड़ा टारगेट तो होता है कि सिलेबस को टाइमली बस हम कंप्लीट कर लें, फिर चैप्टर वाइज रिवाइज कर लें. Right. तो यहीं पर वो इंटरकनेक्शन इंटीग्रेशन नहीं हो पाता. उसके बाद आता है कि हाँ हम कुछ अच्छा आंसर कर लें, हमें अच्छी गाइडेंस मिल जाए, मेंटरिंग मिल जाए. ये सब चैलेंजेस के बाद आते हैं. विकास सर, जैसे आप इतने सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं तो ऑप्शनल में और क्या चैलेंजेस आप देखते हैं जिस पर हमें यहाँ पर फोकस करना चाहिए? सर की बात में थोड़ी सी चीज़ जोड़ूँ. एक चीज़ होती है ऑब्जेक्टिविटी, एक होती है सब्जेक्टिविटी. ऑप्शनल के साथ यूपीएससी ने क्यों ऑप्शनल रखा, क्यों हमने रखा? सर जनरल चीज़ें हम जीएस में देख लेते हैं. आप क्या स्पेशल कर सकते हो? आप कहीं के जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, किसी समस्या पे आप जनरलाइज वे में आप क्या देखते हैं और क्या स्पेशल चीज़ें पुट ऑन करते हैं. तो ऑप्शनल हमें उन स्पेशल चीज़ों तक पहुंचने का एक जरिया बनता है. हम सभी यहाँ पे ह्यूमैनिटी से जुड़े हैं, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं, समझते हैं. ऑप्शनल उसका जरिया बनता है. सर एक बड़ी समस्या जो मुझे लग रही है कि ऑप्शनल का एक पर्टिकुलर टाइम में हम ऑप्शनल खत्म करते हैं. बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अंडरलाइन होती हैं, जैसे हम कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स. कई बार हम वो जो रीडिंग बिटवीन द लाइन वाला जो टॉपिक है ना, हम उसको कई बार नहीं हिट कर पाते क्योंकि हमारे पास समय कंस्ट्रेंट रहता है. तो सर कई बार ऐसा लगता है कि एक स्पेशल कुछ मेंटर जैसा कुछ हो जो हमें उन चीज़ों, उन अंडरलाइन चीज़ों के बारे में भी बता सके जो शायद छूट जाती हैं, या नहीं भी हम चाहते भी हैं तो शायद वो बहुत इलोंगेटेड, लंबा हो जाता है वो. तो सर कहीं ना कहीं थोड़ा स्पेशल गाइडेंस हो जाए थोड़ा सा. और जैसे मैं हिंदी की बात करूँ तो सिंपल ग्रामर हम अगर पढ़ने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा. तो शायद कोई मेंटोर रहे, कोई आदमी रहे जो गाइड कर सके चीज़ों को. तो सर ये है समस्या जो शायद कई बार हमारे सामने भी आती है, कई बार स्टूडेंट्स के सामने भी आती है. तो सर का कहना है कि जैसे हम क्लासेस में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोर्स भी कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद बीच में वो स्टूडेंट कहाँ है अपनी सक्सेस जर्नी में. एक तो तरीका होता है कि हमें टेस्ट से पता लग जाता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि टेस्ट नहीं दे रहे. तो अगर कोई एक पर्सनल मेंटोर हो तो आई थिंक वो हैंड होल्डिंग कर सकता है, वो आपको कॉल कर सकता है, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे एकेडमिक इशू है चाहे नॉन एकेडमिक है. तो आई थिंक उससे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत टॉप स्कोर कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रक्रिया में कहीं पर वो कहीं उलझ जाते हैं और वो वहाँ से निकल कर बाहर नहीं आ पाते. और सही में कोच का मतलब होता है कि आपको वहाँ पर पुश करा दे जिसके लिए आप बने हैं. तो वो जो गैप है ना, उसको ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है. तो सर ने जो हाईलाइट किया मेंटरशिप का, तो स्टडी आईक्यू अभी ये मेंटरशिप को ला रहा है. ऑप्शनल में एक डेडिकेटेड पर्सनल मेंटरशिप, यानी कि हर एक स्टूडेंट के साथ एक मेंटोर होगा. उस पर अभी बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी. अभी सैनल सर के साथ बात करते हैं. तो सर आप हाईलाइट करेंगे कुछ इश्यूज जो स्टूडेंट फेस करते हैं? सर मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा इशू जो यूपीएससी में है, यूपीएससी में ऑप्शनल कैंडिडेट के लिए, इट इज सोर्सेस. सोर्सेज जैसे अब हमारे तो बाय एंड लार्ज फिलोसॉफिकल ऑप्शनल है सारे के सारे, तो बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल सही. मतलब अगर हम लोग एक ऑप्शनल पकड़ते तो 4 सेक्शन है और हर एक सेक्शन के लिए बेयर मिनिमम 1000 पेज का एक रेफरेंस बुक है. अब बच्चा क्या करता है, सबसे पहले बुक उठाता है एंड रटने जाता है. जो सर ने बताया कि इंटरकनेक्टेडनेस नहीं हो पा रहा है, फिर सर का ये कहना था कि वो रीडिंग इन बिटवीन द लाइन नहीं हो पा रही है, बिकॉज बच्चे का वो एटीट्यूड है कि मैं भाई बुक पढ़ उठाऊंगा एंड देयर आफ्टर पहले दिन से रट लूंगा. अब 4 बुक पढ़ने के लिए लगेंगे 2 साल बेयर मिनिमम, 6 से 7 महीना आप पकड़ के चलो. एंड बच्चा सोच के आता है मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, कैसे निकलेगा. एंड दैट्स व्हाई इन माय ओपिनियन वो जो क्रक्स मटेरियल होता है ना सर, जिसमें आपके लिए सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एकदम ही शॉर्ट क्रिस्पर वे में अवेलेबल है, दैट हैज़ टू बी देयर विथ यू. एंड वो जब तक आप पे नहीं है तब तक आपके कम से कम 2 अटेम्प्ट, ये हर एक कैंडिडेट की ज़िंदगी में जो वेस्ट ही चले जाते हैं पहले, वो सोर्सेज के चक्कर में उलझ जाता है पूरा का पूरा. तो दैट इज समवेयर आई वांट टू हाईलाइट कि एक सोर्सेज है कि एबंडेंस ऑफ द सोर्सेज एंड उसको कर्टेल डाउन करके उसमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है. अच्छा सर, एक अभी ये मन में बात आ रही है कि जैसे हमने कोई चैप्टर कंप्लीट किया, लेकिन उसके बारे में बाद में उस फैकल्टी को कुछ एडिशनल कंटेंट पढ़ने को मिला, तो कैसे हम उसको उस पॉइंट पर सपोर्ट कर पा रहे हैं. तो आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हम, जैसे सर ने इंटीग्रेशन की बात करी, रीडिंग बिटवीन द लाइंस की बात करी, आपने कंटेंट की बात करी, तो अल्टीमेटली अगर टीचर को अलग से कोई कंटेंट अपडेट करना है और वो चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है और हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है फाउंडेशन में,
तो ये एक फैक्ट है यस कि बच्चा ऑप्शनल की कोचिंग ले रहा है, टीचर चाह रहा है, बट कोर्स का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो एडिशनल जो चाह रहा है कि यार ये भी हो जाए, यस। वो नहीं हो पा रहा। वहां पर एक गैप है। और सर डिजिटल मीडियम में ये वाला गैप जो है आसानी से हम लोग फुलफिल कर पाते हैं। हाँ ये बात है। ये एक चीज़ जो है डिजिटल मीडियम में मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि हम लोग पहले बाय एंड लार्ज सारे ही ये जो ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं, जब हम लोग डिजिटल मीडियम में आते हैं तो बच्चों से वो कनेक्टिविटी का इशू नहीं हो पाता है। ऑफलाइन में कैसे कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे बैठेंगे तभी ज़्यादा इंटरेक्शन है, बट डिजिटल में इट इज़ एन ओपन एंडेड ना। हमारे ग्रुप्स है, जूम सेशन हम लोग कंडक्ट करते हैं उसके लिए, फ्रीक्वेंट टाइम पीरियड में बच्चा कैन इंटरेक्ट ऑन अस ऑन आवर पर्सनल चैनल आल्सो। तो वो जो गैप है मेरे ख्याल से डिजिटल मीडियम में थोड़ा सा अच्छे तरीके से फुलफिल हो सकता है। और सर ये जो ज्ञान भंडार की बात हो रही थी, तो आई थिंक ज्ञान भंडार में इसको सॉल्व किया जा सकता है। बेसिकली स्टडी IQ ने एक जो अलग से मेंटरशिप प्लान किया है, तो ये आइडिया अभी आया है, ठीक है। बाय द वे वैसे ज्ञान भंडार का हमारा प्लान ये है कि उसमें जो भी सप्लीमेंट्री कंटेंट है, जो भी कोर कंटेंट है, उस फैकल्टी की जो भी आपके ऑप्शनल के फैकल्टी हैं, उनका जो भी एडिशनल वीडियोस है वो सब उसमें आ रही हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल। एक ही जगह आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जो इंटीग्रेशन वाली बात है कि यार तुम तो टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन इस टॉपिक का कनेक्शन वहाँ पर हो रहा है। हम तुम्हें कोशिश तो कर रहे हैं कराने की, लेकिन हाँ यार कुछ एडिशनल अपडेट आया तो उसके कंटेंट को भी हम वहीं पर इंफ्यूज कर सकते हैं, ज्ञान भंडार में हाईलाइट कर सकते हैं कि नाउ इट्स योर ड्यूटी दैट यू हैव टू गो थ्रू इट एंड वेदर यू हैव डन इट और नॉट, ये हमारा मेंटर चेक कर लेगा। राइट। और इनफैक्ट सर आई लाइक टू ऐड हियर इज दिस, ये पॉइंट आपने सही बोला कि टीचर पढ़ाना चाहता है, बच्चा पढ़ने आया है, लेकिन बच्चे के एक मेंटल प्रेशर ये है कि ही वांट्स टू कंप्लीट द सिलेबस एज सून एज पॉसिबल। और कई बार बिलीव मी, आई डोंट नो हाउ द एक्सपीरियंस ऑफ यू ऑल हैव बीन, ऑप्शनल के अंदर कई बार होता है सर सिलेबस कब कंप्लीट हो रहा है। अरे टेक योर ऑप्शन वेरी सीरियसली। सिलेबस 36 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है, सिलेबस 360 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है। और कई बार जैसे मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा दिया, जैसे मैंने मैरिज पढ़ा दिया, और सपोज मैंने कैनेडियन सोशोलॉजिकल जर्नल उठाया और नया आर्टिकल है, अब मैं कहाँ पढ़ूँ उसे? क्यों? बच्चा दूसरे चैप्टर के अंदर, अरे सर ये तो हो गया है, आप मुझे PDF भेज देना। वो PDF ऐसे ही रह जाता है, नोबडी ओपन्स दैट। एक जर्नल का एक आर्टिकल लगभग कंसिस्ट ऑफ 3000 वर्ड्स एंड दोज वर्ड्स आर टेक्निकल, आप समझोगे नहीं, वो उधर रहेगा, प्रिंट आउट निकाल के बॉक्सेस बना ली जाती है, वो बॉक्सेस कभी नहीं खुलती है। मेरे इंटरव्यू के टाइम में वो बॉक्सेस कभी नहीं खुली। अब यहाँ पे ज्ञान भंडार के अंदर एटलीस्ट देयर वुड बी समबडी टू नज यू, डिड यू रीड दैट आर्टिकल? एग्जैक्टली। And secondly, it's possible for me to, without any hesitation to add those material as much as possible, ताकि बच्चे के पास में अगर 6 महीने के बाद में कोर्स हो भी जाता है, he has all the content, he doesn't have to think about joining a refreshment course for a particular subject, he doesn't have to do a enrichment course, अरे सारा content यहीं पे enriched है, just refer it, and there is somebody to nudge you always, did you read that article, and that is where this importance actually comes. Exactly. सर एक और इम्पोर्टेंस है इसका, जैसे जैसे हम लोग जब सूरदास को पढ़ते हैं तो शुद्धाद्वैतवाद पढ़ते हैं, उसके पहले अद्वैत का दर्शन है, विशिष्टाद्वैत का दर्शन है। अब हर क्लास में मुझे जब नया चीज़ पढ़ाना है तो मैं फिर बार अद्वैत समझाऊं, क्योंकि नए बच्चे भी जुड़ते जाते हैं, हर बार मैं अद्वैत समझाऊं, द्वैत समझाऊं, विशिष्टाद्वैत समझाऊं, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो अगर वो वीडियो ऑलरेडी इसमें बॉक्स में है, क्या कह रहे हैं उसको सर, भंडार, ज्ञान भंडार में अगर वो ऑलरेडी वीडियो है तो मैं कहूँगा उस वीडियो को फॉलो कर लो, उसमें मैंने समझाया सब कुछ। सूफी दर्शन को समझाना है तो हम ऑलरेडी उसको कवर कर चुके हैं। तुम एक बार जाओगे, क्योंकि मैं जाऊंगा तो उन बच्चों का भी समय जा रहा है जिन बच्चों ने ऑलरेडी वो पढ़ा हुआ है, तो सर वहां पे भी वो बेनिफिशियल होगा। बट अगेन वो सारी चीजें आप कवर करोगे, लेकिन वो इनिशियली एट द मोमेंट पे आइडिया देने के लिए दैट इज रियली बेनिफिशियल। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग कि हर एक ऑप्शनल में जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बिल्कुल ऐसा समझ के कि आपको कुछ नहीं आता, वो हमने ज्ञान भंडार में कंटेंट डाल दिया है। आप अब उसको भी रेफर कर सकते हैं, सो दैट यू कैन से बेटर ग्रिप ओवर योर ऑप्शनल थ्रू आउट दिस जर्नी। वो कॉन्फिडेंस जो आपको चाहिए वो मिलता रहेगा। अब आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हर एक ऑप्शनल में ऐसा होता है कि कुछ अपडेटेड कंटेंट आया तो आपको उस टेक्निकल वर्ड्स के बारे में आइडिया नहीं है, तो यू कैन रेफर दैट बेस कंटेंट ना, यू कैन रेफर दैट आर्टिकल एंड मेंटर इज देयर टू सपोर्ट यू। तो पहले आपके साथ केवल फैकल्टी होते थे, लेकिन अब मेंटोर की टीम भी आपके साथ है। तो आई थिंक अगर केवल आपने अपना कमिटमेंट यहां पर दे दिया तो यू जस्ट हैव टू लेट दिस कोर्स वर्क फॉर यू, लेकिन अपना कमिटमेंट आपको लेकर आना पड़ेगा। ओवर टू भुवन सर। सर आप क्या चैलेंजेस देखते हैं? सर आई हैव बीन लिसनिंग वेरी इंटेंटली एंड वेरी फेयर पॉइंट्स हैव बीन रेज्ड एंड वन चैलेंज जो मैं बोलना चाहूँगा, आपने बहुत शुरुआत में जो बात कहा कि 28% हमारा
ऑप्शनल का पूरा वेटेज है। और हम लोग सारे अग्री करेंगे कि जब हम लोग प्रीवियस ईयर टॉपर्स के मार्क्स उठा के देखते हैं तो आप देखेंगे कि 1000 मार्क्स का जीएस में एवरेज स्कोर्स आर रेंजिंग बिटवीन 450 टू 500, एग्जैक्टली। विच मीन्स आप जितना भी कठिन परिश्रम कर लो 50% मार्क्स आपको हाईएस्ट मिलना है जीएस में। हम्म। पर वहीं आप जब कंपेयर करते हैं 500 मार्क्स का ऑप्शनल है जिसमें स्टूडेंट्स 300 का आंकड़ा क्रॉस कर रहे हैं, विच मीन्स इट्स क्लोज टू 60%. And I was speaking with Divakar sir earlier to this, where we discussed this very point कि UPSC में success is about these small percentages. How do you translate these small percentages into a large advantage for you? अब for example हमने बात किया अभी mentorship का, और we are talking about ज्ञान भंडार, where all of these are minor changes that will lead to that 1% change जो eventually आपका determine करेगा कि क्या आप reserve list में हो, reserve list के बाहर हो, या administrative service में हो, या defense state service में हो. So this is the biggest thing that students need to realize before they even begin studying for the optional paper. That you should first prioritize your options and go about in a professional manner, जैसा शशांक सर कह रहे हैं. Let the magic happen to you. Let the learning process begin, and then you go ahead and inculcate all the values and the ideals and the entire concepts that are associated with your subject. सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि वो जो छोटा छोटा जो परसेंटेज का डिफरेंस होता है, जैसे कि वो कौन सा एज है आपकी आंसर राइटिंग के प्रोसेस में, जिससे आप एक क्वेश्चन में 1 से 1.5 मार्क्स फालतू ला रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि जो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा वही आपकी स्कोर को बूस्ट करेगा, वही डिसाइड करेगा कि आपको IAS IPS मिलेगा या कौन सा कार्डर मिलेगा. तो यहाँ पर आई थिंक आंसर राइटिंग पर मतलब इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक गैप रह जाता है. मतलब स्टूडेंट वेट करता है कि पहले मैं एक पोर्शन को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जाकर टेस्ट सीरीज होगी, और कई बार वो उस समय पर रिवाइज नहीं कर पाता इतनी सारी यूनिट्स को, तो टेस्ट भी नहीं देता, फिर उसके पास मॉडल आंसर आ जाता है. ये ज़्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो. तो आई थिंक जो रेगुलर आंसर राइटिंग है, मतलब सबसे पहले तो कंटेंट आना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो रेगुलर आंसर राइटिंग और उस पर फीडबैक मिल जाए, क्वालिटी फीडबैक मिल जाए, तो आई थिंक उससे वो मोमेंटम में रहेगा, जिससे कि वो टेस्ट जो होगा, फिर फुल लेंथ जो टेस्ट होगा, सेक्शनल टेस्ट होगा, उस तक उसका एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि ठीक है मैंने आंसर राइटिंग सीख ली है, तो ठीक है अब मैं टेस्ट में कम्पीट कर लूँगा. तो दिस शुड बी डन. तो वी आर एक्चुअली डूइंग दिस. जो अभी आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है अलग से, जो प्लैटिनम के नाम से आ रहा है अभी ऑप्शनल का, तो वहाँ पर ये जो आपकी रेगुलर आंसर राइटिंग है वो भी है, टेस्ट सीरीज भी है, पर्सनल मेंटरशिप भी है, और जो ज्ञान भंडार की हम बात कर रहे हैं वो भी अलग से एक इनिशिएटिव ऐड हो गया है. दिवाकर सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? कुछ सोच रहे हैं दिवाकर सर गहराई में? टू बी वेरी फ्रैंक, जैसे सर ने बोला आंसर राइटिंग का, एक चीज़ मैं इधर डेफिनेटली रियली फेस करता हूँ, एंड दैट रियली बॉदर्स मी. यू नो, आंसर राइटिंग पे बच्चा बहुत, एवरीबडी ऑफ नॉट ओनली द टीचर्स हियर बट स्टूडेंट बिलीव्स आंसर राइटिंग इज अ मस्ट. अब खूबसूरती है पूरी तैयारी की कि आंसर राइटिंग ही हम लास्ट में करना चाहते हैं. सिलेबस पहले बर्ड आई व्यू लूँगा, हेलीकॉप्टर व्यू लूँगा, फिर कनेक्शन करूँगा. This process is not automatic. You would have to purposefully ensure that you connect things. If only you are able to do it, then the integration would happen. Do not keep this utopian thinking in your mind कि मैं पढ़ने के बाद कर पाऊंगा. तुम अगर करना चाहोगे तो होगी. और इस पूरी मेंटरशिप की अगर मैं एक छोटी सी आई जस्ट यूजिंग एन एनालॉजी इफ आई वांट टू एक्सप्लेन दिस, कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने कोर्सेज कर रखी है. They have completed the classes, but I have found many people, in fact just when we were in our second third attempts, classes नहीं चाहिए थी सर. हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि कोई हमें गाइड करते रहे कॉन्स्टेंटली. एनीबडी इज़ देयर टू नॉक एट द डोर कि 4 बजे उठो भाई, यार ये आंसर लिखना है, आज ये इतना कंप्लीट करना है. अब लोगों को लगता है कि दिस इज जस्ट अ गिमिक, कि मेंटरशिप से कुछ होता नहीं है. आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स इन द क्लास, सर एक सिंपल सी बात बताइए, how many of you, just a small question to all of you, how many of you believe that MS Dhoni or Virat Kohli or maybe Michael Clark are good cricketers? Yes, of course. कोई डाउट नहीं है ना Yes. उनके स्किल्स पे. Right. तो ये इंडियन टीम का कोच क्यों है? Is Virat Kohli going to be coached on skills? No. उसकी कोच से ज़्यादा बेटर, शायद हो सकता है द्रविड़ से ज़्यादा बेटर स्किल है विराट कोहली की, जो फ्रंट फुट पे आके बाउंसर पे छक्का मार सकता है पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर. उसे क्या स्किल सिखाऊंगा मैं? बट दैट कोच इज़ देयर टू फाइंड आउट योर मिस्टेक्स. वो दैट स्मॉल वन, क्यों? वो विराट कोहली उसी बाउंसर के ऊपर पहले
कॉट आउट हुआ था और फिर उसने छक्का कैसे मारा व्हेन ही एक्चुअली फाउंड आउट द प्लेस के वेर ही वेंट रॉन्ग। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ सर, इंस्टाग्राम हम सबको फॉलो करते हैं। एक छोटा सा मेरे पास वीडियो आया था कि सचिन तेंदुलकर एक बार किसी रेस्टोरेंट में गए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटरशिप, यू विल परफेक्टली अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। और मेंटर्स आपको बहुत जगह मिलते हैं, यू जस्ट नीड टू रियलाइज कि हाँ ये एडवाइस वर्क करती है, कि यू वुड हैव टू ट्राई दैट, यू वुड हैव टू टेस्ट दैट, इट जस्ट नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। क्योंकि कई बार हम बहुत लोगों को छोटा मान लेते हैं, अरे ये क्या सिखाएगा मुझे, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है, मैं फोर्थ अटेम्प्ट वाला हूँ। दैट ईगो हिट्स इन सर। ही वेंट टू द रेस्टोरेंट, उस वेटर ने उसे आके, सर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो लगता है कि फ़ोटो खिंचाना चाहता है, फ़ैन मूवमेंट। बोला नहीं सर, आप ये जो गार्ड लगाते हैं वो गलत तरीके से लगा रहे हैं, Exactly. इसको थोड़ा इधर करो। और सचिन बोलते हैं उसके अंदर कि मुझे लग रहा था मेरी एक प्रॉब्लम है, और जब मैंने वो चेंज किया तो माई करियर वेंट समवेयर एल्स। एक वेटर ने सचिन को क्या सिखाया, आई एम नॉट सेइंग उसके कारण उसका करियर बना, बट एक छोटी सी राइट एडवाइस जहाँ पे आती है ना, दैट चेंजेस द गेम। पर्सनल एग्जाम्पल, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर मैं दिन भर जीएस पढ़ता था सर। ऑप्शनल पेपर होता था मेरे प्रीलिम्स के अंदर, 150 क्वेश्चन आते थे जीएस प्रीलिम्स के अंदर, 120 क्वेश्चन आते थे प्रीलिम्स ऑप्शनल पेपर के अंदर। पढ़ता रहता था। मेरा एक रूममेट था, ही वॉज डिफरेंटली अनेबल्ड, ही केम, डेली मुझे दिखता था, क्या रहा, अबे जीएस छोड़, ऑप्शनल पढ़। मैं समझ में नहीं, क्यों, 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन है, उधर 1 मार्क का है। दैट गाई इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मी क्वालिफाई ऑल द प्रीलिम्स। उसके बाद मैंने जीवन में सिर्फ ऑप्शनल पे फोकस किया, एक राइट एडवाइस मिली मुझे सिर्फ, और हो सकता है नहीं तो मेरे जीवन के 4 इंटरव्यू छोड़ो, मेरे 4 प्रीलिम्स नहीं निकलते। दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटरशिप, जो आदमी को बहुत रेयरली मिलती है, लेकिन जिसको मिलती है वो उस होली पीडीएफ में 100% आता है सर। आई रियली फील दैट। बिल्कुल सर, मेंटरशिप के तो क्लासिक एग्जांपल्स, कुछ दिन पहले भवन सर से डिस्कशन हो रहा था। भारत में मेजॉरिटी 2 लोगों को मानती है, राम और कृष्ण को। हमने कृष्णा का एक एग्जांपल डिस्कस किया कि जहाँ पे दुर्योधन गया हजारों करोड़ों की सेना के लिए, वहाँ पे अर्जुन गया सिर्फ श्री कृष्ण के लिए। राम जी के साथ भी है, हम लोग डिस्कस करते हैं राम की शक्ति पूजा सर, हम लोग हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, उसमें जामवंत कहते हैं कि अगर वो होता क्या है कि सर, जैसे हम लोग शैव जानते हैं, शैव जो शिव को फॉलो करते हैं, वैष्णव विष्णु, शाक्त होता है जो शक्ति को फॉलो, बंगाल में बहुत देखने को मिलता है। तो रावण वहां पे शाक्त था, उसने शक्ति को अपने पक्ष में किया। तो जामवंत ने सिर्फ इतना कहा कि तुम सही के लिए काम कर रहे हो, अगर तुम शक्ति को आह्वान करते हो और शक्ति तुम्हारे पक्ष में आती है तो सोचो क्या बड़े लेवल पे आप जीतोगे। और फिर राम जाते हैं, शक्ति की मौलिक कल्पना, बड़ा फेमस लाइन है हिंदी लिटरेचर की, और वो मौलिक कल्पना करते हैं, शक्ति का आह्वान करते हैं, शक्ति उनके पास आती है। दिस इज ऑल मेंटरशिप। सर ने बहुत ही रिसेंट सचिन वाला एग्जांपल सर मैं भी सुन रहा था, और क्लासिक एग्जांपल्स भी हमारे पास में, तो ऑफ कोर्स मेंटर्स कैन डू वंडर। बहुत चीजें सर, द डिफरेंस बिटवीन अर्जुन एंड करण इज ओनली अबाउट मेंटरशिप। यस, और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, दोनों की स्किल्स में कोई भी हो सकता है, कर्ण थोड़ा सा ज्यादा ही 21 था शायद, बट मेंटरशिप चेंज द गेम। सर, ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से क्रिएट क्यों हुआ है ना, ये एटमॉस्फेयर है यूपीएससी का। जैसे ओल्डर कैंडिडेट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे टाइम के जो कैंडिडेट है वो आंसर राइटिंग जो करते ही नहीं थे कभी। आंसर राइटिंग प्री और मेंस के बीच का ही गेम था। आप साल भर पढ़ोगे, आंसर राइटिंग प्री और मेंस के बीच में करोगे। बट जो न्यू जनरेशन कैंडिडेट है, दे यूजुअली फोकस ऑन डेली आंसर राइटिंग, वीकली आंसर राइटिंग। और फिर बच्चा जैसे ही मार्केट में आता है उसको दोनों कैंडिडेट मिलते हैं। नया कैंडिडेट जो उसको बार बार बोलेगा यार डेली करनी चाहिए, जो ओल्डर कैंडिडेट है, सीनियर कैंडिडेट, एंड बहुत सारी फैकल्टीज भी है जो बोलती है कि नहीं, पहले नॉलेज, एंड नॉलेज के बाद जो है आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग करनी है। एंड इन माई ओपिनियन ना, यहाँ पे वो मेंटर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मेंटर आपको समझता है, समझने के बाद मेंटर आपको बताएगा कि आपको आंसर राइटिंग डेली करनी चाहिए, वीकली करनी चाहिए, या फिर आपको नॉलेज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। और ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी भी करता है ना। अब जैसे आप यूपीएससी में आते हो, पहले हमको पॉलिटी का मतलब ही नहीं पता रहता। पॉलिटी का मतलब कितने लोगों को पता रहेगा, संविधान है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, सबको लगता है पॉलिटिकल साइंस है। तो वहां से अगर आपकी शुरुआत है तो आप पहले ही दिन से आंसर राइटिंग आप नहीं करोगे, आपको थोड़ा सा नॉलेज गेन करना पड़ेगा, एंड द मेंटर विल गाइड यू कि आपकी जिंदगी में फिर वो आंसर राइटिंग का स्टेज कब आ रहा है। एंड दैट इज आई गेस दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड सोल्यूशन इज कि जो मार्केट एटमॉस्फेयर अभी हुआ है, ये मार्केट एटमॉस्फेयर में फिर वो मेंटर आपको समझ के गाइड कर देगा। एग्जैक्टली गाइड कर देगा। सभी के ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये है कि हमें वो चीज़ दिख ही नहीं रही है, और जो चीज़ हमें दिख नहीं रही है, क्या आप उस पर काम कर सकते हो? मतलब अगर हमें पता है कि तो ये मेरी कमी है तो काम किया जा सकता है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरी कमी कहाँ है तो आप पूरे कॉन्फिडेंस में रहोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी कमी कहाँ है। तो ऐसे में यू नीड कोचेस
फॉर दैट यू नीड मेंटोर्स जो एग्जैक्टली आपको बता सकें कि देखो यहाँ पर तुम देख नहीं पा रहे हो, वहाँ पर है गैप। तो उसकी जो वैल्यू है, मतलब उसकी वैल्यू कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड। सर जो आपको एडवाइस मिली, यू कैन नॉट क्वान्टिफाई द वैल्यू ऑफ दैट। और सर ब्लाइंड स्पॉट्स को सिर्फ सॉर्ट आउट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स ऐसे भी होते हैं जिनको आपको पता रहना चाहिए मेरा ब्लाइंड स्पॉट है, लेकिन दैट शुड नॉट प्ले हैवॉक विथ माय प्रिपरेशन। वो मेंटर बताता ये प्रॉब्लम है, इसको अटेम्प्ट मत करना, इस वाले पार्ट को अटेम्प्ट करना तू। क्यों? आपके पास चॉइसेस है, तो एटलीस्ट आपको पता है कि ब्लाइंड स्पॉट वहां पे है, एंड इफ यू स्टिल कुड नॉट इंप्रूव ऑन दैट, मेक श्योर कि आप उसको अवॉइड करो एग्जाम में। सर मैं लिटरली मानता हूं कि I mean, believe me, if anybody asks me one question के UPSC preparation के अंदर what should change, rather than more focus on classes, the focus should be on mentoring. People should be taught not what to study. People should be taught the techniques of studying. और यहाँ पे mentorship plays the most important role, because sir, point is this. Sir, do you think NCERTs are important for civil services? Important. हम NCERTs पढ़ते हैं, NCERT में क्या पढ़ाऊंगा आपको? आप पढ़ के बैठे हो, लेकिन उस एनसीईआरटी में वो चीज जो तुमने स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी और वो चीज जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी है, दैट पर्सपेक्टिव इज कंप्लीटली डिफरेंट, एंड दैट्स वेयर योर मेंटरशिप कम्स इनटू अकाउंट। बीइंग अ टीचर वी हैंडल लॉट ऑफ क्वेरीज। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन दोज मेंटर्स आर नॉट वेल क्वालिफाइड. Those mentors themselves have not appeared for multiple interviews or mains. Exactly. Now it will not be possible for them to at least mentor you in the mechanism. हमारे mentors are well qualified for civil services. They are well competent enough to mentor you, and those mentors would be directly working under our guidance, and therefore that would give you the direct viewpoint. बहुत बार एक बच्चे से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं हम. क्यों? टाइम इशू सबके, एट दी एंड एवरीबडी ऑफ अस आर ह्यूमन बीइंग्स. वी हैव क्लासेस, और हो सकता है कभी तो मेरे को टेलीग्राम खोलने में डर लगता है सर, बच्चे का मैसेज देख लूँ और बच्चों को लगेगा कि रिप्लाई नहीं किया तो अरे सर रिप्लाई नहीं करता है. बट नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. उसके पीछे की भी रियलिटी है. पुट योरसेल्फ इन माई शूज, एंड इन दैट सर्कमस्टांसेस दैट मेंटर कम्स इनटू अकाउंट. आपके डाउट्स वहाँ तक पहुँचते हैं और वो हमारे तक पहुँचते हैं ताकि आपके क्लास में हम वो डाउट वापस क्वालिफाई कर सकें कि दिस इज द प्रॉब्लम. So I think this is what is making a difference, and this is what is going to make a big difference as far as all the optionals are concerned. जो लोग पहली बार अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइमर्स हैं, तो ऑप्शनल में ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि rather than just going by the theme of the syllabus, you should exactly know what is important for exam. मतलब एग्जाम सेंट्रिक होना और सब्जेक्ट सेंट्रिक होना दोनों में डिफरेंस है. हिस्ट्री ऑप्शनल है, ज्योग्राफी ऑप्शनल है, पीएसआर है, सोशो है, हिंदी ऑप्शनल है. तो उस ऑप्शनल का जो टॉपिक है, अगर कोई ग्रेड पोस्ट ग्रेड वाला पढ़ रहा होगा, जो उसकी अप्रोच होगी और जो उसके रेफरेंस पॉइंट होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम. तो ऐसे में आपको कोच और मेंटोर जो मिलेगा वो आपके जो टाइम है ना, जो एफर्ट, जिससे ज़्यादा कीमती कुछ है नहीं, वो आपको बचा लेगा, वो आपको सही गाइड कर देगा. उससे आप टाइमली एग्जैक्टली वो तैयार कर सकोगे जिससे आएगा स्कोर. तो इसी को यूटिलाइज करना है आपको आने वाले दिनों में. यू हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी विच स्टडी आईक्यू इज गिविंग. स्टडी आईक्यू पर सर 10 ऑप्शनल है. 10 तो इंग्लिश है प्लस हिंदी के भी 4 ऑप्शनल है. तो आई थिंक सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स, एज पर द लास्ट डेटा विच वी रिसीव फ्रॉम द मैनेजमेंट, इंडिया में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी सिविल सर्विस ऑप्शनल में, वी कैन प्राउडली से दैट वी आर ग्रूमिंग देम, वी आर ट्रेनिंग देम. तो दैट्स अ you can say प्राउड वाली बात भी है, प्लस वो एक बड़ी जिम्मेदारी भी है. और इसी वजह से हमें कंटिन्यूसली इनोवेट करना होता है अपने टीचिंग मेथड में. हमारे जो भी प्रोसेस होते हैं आपके साथ इंटरेक्ट करने के, उसमें जैसे लाइव क्लास के साथ साथ जूम में आपके साथ इंटरेक्ट करना होगा डाउट सेशन में, या फिर जो इनिशिएटिव्स आपको बताए, मेंटरशिप, रेगुलर क्वेश्चंस और उसका इवैल्यूएशन. पहले ये नहीं था, लेकिन हम भी इस चीज़ को देखते हैं कि आप ही की तरफ से डिमांड आती है. हम भी आपकी गैप देखते हैं कि यार वी आर वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट, लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. कुछ स्टूडेंट्स में आ गया है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी तो हर एक स्टूडेंट है ना. तो ऐसे में फिर हम उससे इनोवेट करके फिर ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर आते हैं, जैसे कि अभी वो प्लेटिनम जो मेंटरशिप प्रोग्राम वाला इनिशिएटिव, जिसके बारे में अभी यहाँ पर डिस्कस सर कर रहे थे. भुवन सर, किसी और एस्पेक्ट पर आप फोकस करना चाहेंगे? काफी कम बोले हैं भुवन सर. क्योंकि इतने सारे महानुभाव बहुत फतेह की बात कर रहे हैं, तो इट इज गुड टू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल. पर वन थिंग आई विल लाइक टू ऐड सर, कि जैसा आपने कहा वी आर रिस्पॉन्डिंग टू दिस क्योंकि ये डिमांड आया स्टूडेंट कम्युनिटी से.
क्योंकि हमारे GS बैचेस में मेंटरशिप अवेलेबल रहता है, जिसका काफ़ी सदुपयोग हमारे स्टूडेंट्स उठाते हैं. And thus the same demand arose from the optional students also. And I'm very happy to say that I'm part of an organization that listens to students. आपका फीडबैक का वैल्यू किया जाता है, यहाँ पे सर आंखों पे रखा जाता है, and then we go ahead and formulate our programs and policies in a manner जहाँ पे आपको maximum benefit मिले. So for me that's the biggest indicator that we are on the right track. क्योंकि eventually as faculties, and I'm sure all of us will agree, कि एवरीथिंग एल्स, सारी दुनिया का खुशी एक साइड, अपना स्टूडेंट अगर रैंक निकाले तो उसका खुशी अलग है. तो उसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयासबद्ध हैं, एंड दिस एंटायर मेंटरशिप प्रोग्राम इज अ बिग स्टेप इन दैट रिगार्ड. आई एम सर्टेन, इनफैक्ट आई एम प्रिटी सर्टेन कि अगले 1 से 2 सालों में वी विल बी सीइंग टॉप रैंकर्स कम आउट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट दैट गिव्स द मोस्ट स्टूडेंट्स फॉर यूपीएससी ऑप्शनल प्रिपरेशन. ग्रेट सर. किसी को कुछ ऐड करना है सर आपको? सर जैसे आपने राइटिंग का बात किया, रेगुलर राइटिंग की बात हम लोग कर रहे थे. ह्यूमन एक नेचर है जो हम स्क्रिप्चर्स की, हम क्यों स्पेशल हैं. जानवर इस, या मतलब मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ उनको, बट वो इस स्तर पे नहीं आ पाए क्योंकि हमने अपनी स्क्रिप्ट लिखी, हमने उसे पढ़ना लिखना चालू किया. किसी भी लेखक, बड़े लेखक को हमने जब भी देखा तो हमने देखा कि जो उसका पहला ड्राफ्ट होगा और जो अंतिम ड्राफ्ट होगा उसमें बहुत डिफरेंस होता है. जब आप आंसर राइटिंग करते हो ना, मैं सीधी सी स्किल हर स्टूडेंट को बताता हूँ कि जो तुमको जो भी समझ में आ रहा है तुम लिखो. पहले तो हमको अपने दिमाग को एक शेप में लाते हैं. पहले दिन की जो आपकी लिखाई है और जो 1 साल बाद की लिखाई है, उसमें इतना आपको डिफरेंस लगेगा कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि आप वही हो जिसने ये लिखा हुआ है. तो हमारे दिमाग का एक ट्रेट होता है कि हम लगातार, हमारा जो दिमाग होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाता है. जो रेगुलर आंसर राइटिंग, जो सर इसमें प्लेटिनम बैच में हमने जिसकी बात की, खास बात यही होगी कि आप शुरुआत कहाँ से करते हो, आप पहुँचते कहाँ पे. अल्टीमेटली आपको आंसर, आपको मेंस में आपके आंसर्स के द्वारा आप कैसे लिख रहे हो वैसे ही जज किया जाएगा. आप जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसमें तो तब पहुँचोगे ना जब आप मेंस क्लियर करोगे. तो मेंस के लिए जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है कि आप लिख कैसे रहे हो. सर हम लोग, मैं कई मतलब बहुत सारे सेशंस लगाता रहूँ, और फिर हम लोग जब हम लोग अभी स्पेशल फीचर्स की बात कर रहे हैं तो बच्चों को कई बार ये भी बताना होता है कि कॉपी में सिर्फ आंसर्स या उनकी वैल्यू, उससे पहले प्रेजेंटेशन, कैसे प्रेजेंटेशन है, साफ सुथरी कॉपी. सर अलंकार सबको अच्छे लगते हैं, अच्छी चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं, आप उस पर भी काम करो, आप लिखने पे भी काम करो. ये सब गाइडेंस मेंटर्स के द्वारा मिल रहा है. तो जैसा सर ने बोला कि स्टूडेंट्स को सुना गया, मुझे भी बहुत खुशी है कि इस तरह का एक इनिशिएटिव है. ऑफकोर्स असर आएगा. विकास सर, एक चीज़ बस ऐड करना चाहूँगा मैं, कि जैसा आप कह रहे हैं ना कि आंसर राइटिंग में आप पहले दिन कहाँ थे और कहाँ पहुँचेंगे, जो हमने भी देखा है अपने एक्सपीरियंस में, लिमिटेड एक्सपीरियंस में, कि आंसर राइटिंग एक एक्वायर्ड स्किल है सर. यस. ये आप, जैसा हम दिवाकर सर के साथ बात कर रहे थे कि माँ के गर्भ से जब निकलते हैं आप, तो आप आंसर राइटर नहीं होते. बिल्कुल. Over a period of time, you train yourself to become a good answer. Yes. You know which words to include, which keywords to include, which diagrams, maps, flowcharts, according to the need of the subject to include and avoid. And that can only come when you have specific guidance. Obviously, discipline, dedication Yes. आपके साइड से और हमारे साइड से, ये तो prerequisite है. So, हम इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि पहले जब आप ऑप्शनल ज्वाइन करते थे, इस पूरी तैयारी को हमारे साथ करते थे, तो आपके साथ हम लाइव क्लासेस करते थे, डाउट सेशन करते थे, आंसर का जो मॉडल आंसर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करते थे, और कुछ हमारे साथ में इवैल्यूएशंस भी चलते रहते थे. लेकिन अब स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर वी कैन प्राउडली से, और काफ़ी खुशी है इस बात की, कि अब आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि डेडिकेटेड आपको पर्सनल मेंटोर मिलेगा, रेगुलर आपकी आंसर राइटिंग होगी, यानी कि टेस्ट के अलावा भी जो भी क्लास में डिस्कशन में कोई क्वेश्चन लिखाया गया उसका आपने आंसर लिखा, हर एक आंसर को आप इवैल्यूएट करा सकेंगे. डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज आपकी ऑलरेडी चलती है, तो वो टेस्ट सीरीज आपको और बेटर फॉर्म में मिलेगी. फिर इसके बाद आपका ज्ञान भंडार, ये ज़बरदस्त इनिशिएटिव है चारों, और ज्ञान भंडार में जो सप्लीमेंटेशन है, इंटीग्रेशन है, जो ऐसी चीज़ है जिस पर ज़्यादातर कोई ध्यान ही नहीं देता. ऑप्शनल के नाम पर होता क्या है कि चलो हमने ऑप्शनल ज्वाइन कर लिया है, हमारे पास कंटेंट आ गया है, हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती. यहाँ से शुरू होता है स्कोर का सफ़र. तो उस पर कोई काम नहीं कर रहा था, उस पर अब हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे. और वन मोर थिंग, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर सर, और ये जो आपने ऑप्शनल ज्ञान भंडार की जो बात बोली, आई टेल यू एग्जैक्टली इसमें डिफरेंस कहाँ होगा आपका. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी मैगजीन से कुछ ऐसी उतार के दे दिया गया. फॉर एग्जांपल, जैसे सब सारे टीचर करेंगे, एक एग्जांपल देता हूँ कि इस ज्ञान भंडार के अंदर क्या होता है रेस्पेक्टिव ऑप्शनल पे. जैसे मैं मेरी ऑप्शनल की बात कर लूँ फिलहाल सर, आई थिंक ऑल ऑफ अस फॉलो आवर रेस्पेक्टिव जर्नल्स ऑफ रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स. एक जर्नल के एक आर्टिकल का कॉस्ट, आई डोंट नो अबाउट अदर ऑप्शनल, अगर सोशो में लूँ तो $10 है.
that comes to roughly 800 rupees for a single article. I follow such 25 journals, the expenditure of which comes to 40,000 every month. Ab just tell me where you will find it in the entire world for UPSC relevant कि आपको पहली बात इतने journals follow नहीं कर पाओगे, it will have an additional cost. Second, अगर करते हो तो पता नहीं कि कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं, और अब वो जब एक सारी चीज़ें एक जगह मिलेगी तो that would add next level. क्यों हम लोग अपने पेपर्स को इतने बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट कर पाते हैं? बिकॉज वी फॉलो द जर्नल्स एंड दिस इज from where socio, pol science, history, geography actually comes out. Or to actually just say the importance of mentorship here, almost every part आंसर राइटिंग में लेके, कंटेंट से लेके, डायरेक्शन से लेके, आज सबसे बड़ी एक और चीज़ प्रॉब्लम है सर, स्ट्रेस, पर्सनल स्ट्रेस. आधा सा ज़्यादा जो यूथ है दे आर इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस. क्यों? ब्रह्मचर्या में गृहस्थ एज के अंदर हम ब्रह्मचर्या फॉलो कर रहे हैं सर. टू बी वेरी फ्रैंक, द एज इज ऑफ गेटिंग मैरिड, पीपल आर स्टडिंग, देयर वुड बी नेचुरल कॉन्ट्रडिक्शंस. मालथू सेज द पैशन बिटवीन द टू सेक्शंस आर नेचुरल. अब वो मैनेज करना लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है. लोग डिप्रेशन में गए हुए हैं, आपने भी स्टूडेंट्स देखे हैं, मैंने भी स्टूडेंट्स देखे हैं. वहाँ पे मेंटर आपको नज करता है टू स्टे फोकस्ड. एंड आई रेड वन स्मॉल कोट समवेयर that a fool who is more focused is much more successful than the wise person who is distracted. Mentor ensures that focus in you. चाहे वो आंसर राइटिंग लो, चाहे वो कंटेंट लो, चाहे वो टेस्ट सीरीज लो, चाहे what to study or what not to study. This is where it exactly makes a difference. कि आपको कोई नज करेगा, पुश करेगा, तो you will definitely go much faster and in a much more calmer manner. Over to you, sir. एंड ये जो नुआंसेस हैं, जिन बारीकियों पर हमने बात की, इससे हमें एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कई बार वी आर सो मच इन्फैचुएटेड बाय सो मच नॉलेज कि हमें लगता है कि यूपीएससी के लिए ना वी नीड वाइज पीपल. No. बट वी नीड अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ वाइज एंड क्लेवर. मीन्स यू शुड वेरी क्लियर कि यार मुझे स्कोर करना है, स्कोर के लिए मुझे बहुत कुछ नहीं, एग्जैक्टली ये पढ़ना है. हमारे फैकल्टीज़ हैं, कोचेज़ हैं जो पीछे से बैकग्राउंड में वो हार्डवर्क कर रहे हैं, तभी वो कोचेज़ हैं. हमें उनको यूटिलाइज करना है, स्कोर करना है और आगे बढ़ना है, मेरिट में रैंक लानी है. तो पॉइंट इज कि मेक बेस्ट यूज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल राइट नाउ. इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगी. मिलते हैं आपसे क्लासेस में. And one more thing, sorry again. Now that is, पॉल साइंस और सोशियो के अंदर एक कॉमन स्कॉलर आता है, कार्ल मार्क्स. उसी से सर ने वाइज मैन यूज किया, तो वो मेरा मार्क्सियन आइडियोलॉजी थोड़ा सा, नॉट आइडियोलॉजी, वो फीलिंग आने लगी. कार्ल मार्क्स ने सर प्लेटो और मैकियावेली से किया था. बट मार्क्स भी है. आई जस्ट एक उनका बहुत अच्छा सा कोटेशन है कि कई बार हम लोग पूछते हैं ना कि वाइज कौन होता है, हु इज मोर वाइज पर्सन. मार्क्स ने बहुत खूबसूरत लाइन बोली थी सर, A wise man is a person. थोड़ा सा मॉडिफाई जरूर किया मैंने इधर. A wise man is a person who meets the requirement of his time. तो वाइज आज एक्स्ट्रा से नहीं मिलते हैं. वाइज वो आदमी है जो पास्ट को बेटर तरीके से यूज कर सकता है. सो बी वाइज प्लस क्लेवर बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग कंटेंट टू एक्चुअली create a new content, and this is where the entire program is focused on. Great. तो end करें सर? Yes sir. So all the best to everyone and All see you the in the best. classes. All the very best, guys. All the best. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.